आज के इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम भारत बांग्लादेश सीमा से जुड़ी उन तमाम उलझी हुई भू राजनीतिक और भौगोलिक परतों को खोलेंगे जिनकी चर्चा हाल ही की कई रिपोर्ट्स में हुई है। और इस पूरे मुद्दे को बिल्कुल करीब से और गहराई से समझने के लिए हम कुछ बेहद शानदार 8K वीडियो विजुअल्स का सहारा लेंगे ताकि ग्राउंड रियलिटी एकदम साफ हो सके। तो चलिए एक क्लियर रोड मैप के साथ शुरू करते हैं। हम बात करेंगे बॉर्डर फेंसिंग को लेकर हुए हालिया प्रशासनिक फैसलों से, फिर समझेंगे वहां की बेहद जटिल नदियों के भूगोल को, इसके बाद डेमोग्राफिक्स, इतिहास और आखिर में नजर डालेंगे सुरक्षा और उसके समाधानों पर। सबसे पहले बात करते हैं बॉर्डर फेंसिंग और कैबिनेट की उस आदेश की जिसने इस पूरे मुद्दे को फिर से सुर्खियों में ला दिया है। सिर्फ 45 दिन। जी हां, सोर्स मटीरियल बताता है कि शुभेंदु अधिकारी की अध्यक्षता में एक बहुत ही अहम फैसला लिया गया है। इसमें बीएसएफ यानी सीमा सुरक्षा बल को बॉर्डर फेंसिंग के लिए जमीन सौंपने का सीधा और सख्त निर्देश दिया गया है, वो भी महज 45 दिनों के अंदर। अब ये बात इसलिए इतनी बड़ी है क्योंकि पिछले एक पूरे दशक से ये लैंड एक्विजिशन की प्रक्रिया बस फाइलों में ही अटकी पड़ी थी, लेकिन अब इसे एक ऐतिहासिक बदलाव की तरह देखा जा रहा है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने इस पूरी प्रक्रिया को खत्म करने के लिए 31 मार्च 2026 की एक बहुत ही सख्त डेडलाइन भी तय कर दी है। लेकिन क्या वहां फेंसिंग करना इतना आसान है? बिल्कुल नहीं। आइए समझते हैं कि इस क्षेत्र का नदीय भूगोल या रिवराइन ज्योग्राफी इसे इतना चुनौतीपूर्ण कैसे बनाता है। 2216 किलोमीटर पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के बीच की यह सीमा कोई छोटी मोटी लाइन नहीं है। रिपोर्ट्स तो ये भी मानती हैं कि यह पूरी दुनिया की सबसे पेचीदा और जटिल सीमाओं में से एक है। इस जटिलता की वजह बहुत साफ है। यहाँ एक तरफ हमारे पास ऐसे भूमि बॉर्डर हैं जहाँ आबादी इतनी घनी है कि लोगों के घर बिल्कुल जीरो लाइन या फिर 150 गज के दायरे में बसे हुए हैं, और दूसरी तरफ गंगा, ब्रह्मपुत्र और उनकी सहायक नदियों का लगभग 900 किलोमीटर का वो हिस्सा है जहां इंजीनियरिंग के नजरिए से कोई स्थायी फेंसिंग या पक्की बाड़ लगाना सच में नामुमकिन के बराबर है। मतलब भौगोलिक चुनौतियां अपने चरम पर हैं। दक्षिण में सुंदरबन के मैंग्रोव जंगल हैं, जमीन पूरी तरह से दलदली और अस्थिर है, वहां कंक्रीट की दीवार या कंटीले तार टिक ही नहीं सकते। इसके ऊपर से पहाड़ियां, घने जंगल और चाय के बागान, ये सब मिलकर एक ऐसा पोरुस या खुला हुआ माहौल बनाते हैं जो सुरक्षा बलों के लिए घुसपैठ को रोकना एक बहुत बड़ा सिरदर्द बना देता है। भूगोल को समझने के बाद अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं डेमोग्राफिक्स यानी जनसंख्या के दबाव और सीमा पार से आ रही कट्टरपंथी बयानबाजी की। 10,265 ये महज एक नंबर नहीं है, बल्कि ये बांग्लादेश का अत्यधिक उच्च जनसंख्या घनत्व है। इतनी भारी आबादी और सीमित संसाधन, यही वो स्थिति है जिसकी वजह से लोग भारत के सीमावर्ती जिलों की तरफ भारी संख्या में मूव करते हैं। और इस स्थिति को कुछ कट्टरपंथी आवाजें और भी भड़काऊ बना देती हैं। सोर्स मटेरियल निष्पक्ष रूप से कुछ ऐसे बयानों को हाईलाइट करता है जो सीधे तौर पर हिंसा की धमकी देते हैं, जैसे कि ये दावा कि अगर बंगाल में किसी भी अवैध घुसपैठिए पर कोई कार्रवाई हुई तो इसके हिंसक परिणाम वहां के अल्पसंख्यकों को भुगतने पड़ेंगे। ये ऐसे नैरेटिव हैं जो माहौल को और तनावपूर्ण बनाते हैं। इसके अलावा रिपोर्ट्स में कुछ और दावों का भी जिक्र है। कुछ कट्टरपंथी आवाजें तो इस सीमा पार घुसपैठ को मजबूरी का पलायन मानती ही नहीं हैं, बल्कि वे इसे एक सोची समझी रणनीति और क्षेत्रीय खतरे की तरह पेश करती हैं। इसी थ्योरी को समझाने के लिए सोर्स में एक खास कंसेप्ट का जिक्र किया गया है, डेमोग्राफिक वॉरियर। मतलब ये आरोप लगाया जाता है कि कुछ राजनीतिक गुट घुसपैठियों को जानबूझकर एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि पश्चिम बंगाल और असम जैसे भारतीय राज्यों की पूरी डेमोग्राफी या जनसंख्या के संतुलन को ही बदल दिया जाए। अब इन आधुनिक दावों में कितनी गहराई है, ये पूरी तरह से तभी समझ आ सकता है जब हम इस क्षेत्र के ऐतिहासिक संदर्भ पर एक नज़र डालें। इतिहास के पन्ने पलटें तो 16 अगस्त 1946 के डायरेक्ट एक्शन डे की हिंसा से लेकर 1947 का बंगाल विभाजन और फिर 1971 का ऑपरेशन सर्चलाइट, ये पूरा दौर भारी उथल-पुथल का रहा है। दिलचस्प बात यह है कि सोर्स में कई विशेषज्ञ ये तर्क देते हैं कि बंगाल का विभाजन असल में एक अधूरा प्रोजेक्ट था और इसी वजह से आज साइलेंट इन्वेजन या शांत घुसपैठ जैसी थ्योरीज को बल मिलता है। इसी ऐतिहासिक चर्चा में सोर्स उन प्रमुख चेहरों को भी श्रेय देता है जिन्होंने इन शुरुआती बदलावों का कड़ा विरोध किया था, जैसे गोपाल चंद्र मुखोपाध्याय, जिन्हें गोपाल पाठा भी कहा जाता है।
बताया जाता है कि 1946 में उन्होंने दंगाइयों को पीछे धकेलने में अहम भूमिका निभाई थी, जिससे बंगाल का एक बहुत बड़ा हिस्सा भारत का ही अंग बना रहा। तो इतिहास और वर्तमान की इस जटिलता को समझने के बाद अब वक्त है समाधान की बात करने का। सुरक्षा और इंटेलिजेंस के मोर्चे पर क्या रणनीतियां अपनाई जा सकती हैं? यहाँ रिपोर्ट्स एक बहुत ही गहरी और गंभीर रणनीतिक चिंता की ओर इशारा करती हैं, जिसे दी अनहोली अलायंस यानी एक नापाक गठबंधन कहा गया है। ये वो दृष्टिकोण है जहां आरोप है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के कुछ कट्टरपंथी तत्व आपस में मिलकर भारत के अंदर अस्थिरता, दंगे और आंतरिक विद्रोह भड़काने की साजिश रचते हैं। अब इस तरह के मल्टी लेयर्ड खतरों से निपटने के लिए सोर्स मटेरियल मुख्य रूप से 3 जरूरी कदमों का सुझाव देता है। पहला, जमीन पर एक ऐसा खुफिया नेटवर्क तैयार करना जिसे भेदना नामुमकिन हो। दूसरा, सरकार की तरफ से एक बहुत ही मजबूत इच्छा शक्ति का प्रदर्शन। और तीसरा, बेहद सख्त कानून लागू करना और कड़ी सजा का प्रावधान करना ताकि एक मिसाल कायम की जा सके। तो इस पूरे विश्लेषण के आखिर में हम एक बहुत ही अहम सवाल पर आकर खड़े हो जाते हैं। क्या इस बेहद उलझे हुए और ऐतिहासिक दबाव वाले क्षेत्र में सॉफ्ट डिप्लोमेसी और एकदम सख्त बॉर्डर सिक्योरिटी के बीच का संतुलन बनाए रखना ही काफी होगा, या फिर भविष्य में हमें कुछ ऐसे कड़े फैसले देखने को मिलेंगे जो इस पूरे क्षेत्र की रूपरेखा ही बदल कर रख देंगे? ये सोचने वाली बात है।